हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपका जो पूरा पेपर है इस सेमेस्टर 6 का वो बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि काफ़ी इजी पेपर था। और अगर आपने मेरी बात को माना हो कि मैंने आपको बोला था कि एमसीक्यू पहले बुक्स के सारे कर लो, और पता है 15 के 15 एमसीक्यू बुक्स के थे, ठीक है, फ्रॉम बुक्स। इधर उधर के किसी के एमसीक्यू करने की ज़रूरत नहीं थी, बस आप सिर्फ बुक्स के एमसीक्यू करके जाते, पूरे 15 मार्क्स आपकी जेब में थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपका। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें था स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो देखो, बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये पूरा बुक्स का पहले ही चैप्टर का कुछ क्वेश्चन है, और आपका एमसीक्यू भी बुक्स में पहले या दूसरे पेज मतलब नंबर पे ही मिल जाएगा। ये भी आपका सेम बुक्स का क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। ये शायद मैंने आपको एक मॉडल पेपर जो करवाया था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन था, क्योंकि वो किसी कॉलेज के इंटरनल में पूछा था, और ये टॉपिक यूट्यूब पे भी मैंने आपको एक वीडियो के अंदर करवाया हुआ है। तो ये एक उसका आंसर आएगा ए। चलिए, उसके बाद है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज अ नॉट इंक्लूडिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम फैक्टर। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके मार्क्स कितने आते हैं एमसीक्यू में उसकी कमेंट जरूर करना। देखो यहाँ पर बोला है टाइम फैक्टर के हिसाब से कौन सा बजट नहीं है। देखो, टाइम फैक्टर के हिसाब से ये जो परिवर्तनशील अंदाज पत्र मतलब बोलते हैं फ्लैक्सिबल बजट, वो टाइम के हिसाब से नहीं होता, वो फ्लैक्सिबिलिटी के हिसाब से होता है, ठीक है। ये आपको शायद सेकेंड चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर इज नॉट इंक्लूड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन बजट। अच्छा, देखो क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन बजट। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल इंक्लूड होता है, वेरिएबल मतलब जो होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट होता है क्या। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये दोनों इंक्लूड होते हैं। देखो, एक ही चीज समझो, अगर कोई दो चीज इंक्लूड हो जाती है तो फिर तीसरे का सोचना ही क्यों। ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा। सोचो, ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, तीसरे का क्यों सोचोगे, ठीक है। यहां पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इज टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स। अच्छा, देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में भी अगर आपने पढ़ा है कि रेवेन्यू सेंटर इंक्लूड है, रोकान मतलब कि इन्वेस्टमेंट सेंटर भी इंक्लूड है। तो जब दो चीज इंक्लूड हो ही जाती है तो फिर ऑप्शन क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि अगर दो चीज भी पता होती है ना इस ऑल ऑफ द अबव के केस में, तो ऑल ऑफ द अबव आप टिक कर सकते हो। चलिए, कैश बजट इज यूजफुल टूल्स फॉर। कैश बजट कौन सा टूल्स है, मतलब कैश बजट का यूजफुल टूल्स क्या है, मतलब क्यों हम कैश बजट क्यों बनाते हैं। तो एक तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बनाते हैं, ये सेम डिट्टो क्वेश्चन बुक्स में मिलेगा। ओके, अच्छा यहां पर कैलकुलेशन मुझे करवानी पड़ेगी। देखो, ये जो 1 लाख है ना, ये आपका कौन से महीने का है, जनवरी महीने का। फरवरी महीने का 1,60,000 है, ठीक है। तो देखो 1 लाख जो है उसका आप कितना टाइम में पेमेंट करोगे, 1/4। तो 1/4 करोगे तो ये आ जाएगा 25,000, और 3/4 करते हो ना तो वो आ जाता है 75,000। फिर आपके पास यहां पर है 1,60,000, और 1,60,000 का पहले 3/4 करो, फिर 1/4 करो, ठीक है। तो 1/4 करोगे तो आपको मिलेगा 40,000, और 3/4 करोगे तो आपको मिलता है 1,20,000। अभी आपको क्या पूछा है, ये जो अमाउंट है वो जनवरी का अमाउंट है, और यहां पर जो अमाउंट है वो फरवरी का है, ठीक है, मतलब फरवरी का। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में कि आपको कितना अमाउंट पेड करना है फरवरी में। तो देखो, जनवरी का ये वाला अमाउंट आप फरवरी में पे करोगे, और फरवरी का जो अमाउंट पे करोगे वो 3/4 फरवरी में पे करोगे। अब देखो, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस मुझे सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन करवाना है फटाफट से, ठीक है, बिना कोई आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा जो डिटेल प्रोसीजर है वो हमने पहले से पढ़ लिया है, ठीक है। लॉजिक अभी समझाने बैठूंगा तो कोई मतलब नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन ऑफ द कैश बजट। अच्छा, कैश बजट की लिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको क्या नजर मतलब क्या लग रहा है,
कैश बजट की लिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पर कौन सा सही है। देखो कैश बजट की लिमिटेशन क्या है कि स्मॉल फर्म कैन नॉट अडॉप्ट एज अ बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव। ओके, तो देखो यहाँ पर सही ये है कि स्मॉल फर्म जो है ना वो उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती बिकॉज वो एक्सपेंसिव ज़्यादा है उसको प्रिपेयर करने का। तो ये आपका बुक्स का डिट्टो क्वेश्चन है, बुक्स में मिल जाएगा, कैश बजट वाले क्वेश्चन में जाना। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बुक्स में भी है और ये शायद मैंने किसी जो 15 दिन वाला जो मैंने वो करवाया था ना उसमें भी है यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल बजट, डिफरेंशियल कॉस्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबल बजट। अच्छा, अब ये जो टॉपिक है उसमें क्या बोला गया कि 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास 10,000 है और 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है आपके पास वो अच्छा आपके पास है यहाँ पर ₹10 के हिसाब से डेप्रीशिएशन और 80% के हिसाब से आपका 7.5। देखो डेप्रीशिएशन कौन से टाइप का एक्सपेंस है। तो देखो एक तो बात है कि मैं तो यहाँ पर यही बोलता हूँ कि ये सब मोह माया है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए दिया होता है। नॉर्मली डेप्रीशिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट। ओके, फिर भी अगर डाउट होता है तो चेक करके देख लो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 10,000 के हिसाब से अगर आप 10,000 आपका टोटल 50% कैपेसिटी का वर्क है तो 50% कैपेसिटी का 10,000 वर्क है तो 50% से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 20,000। मैं तो देखो आपको वही बताता हूँ, वैसे तो आंसर सीधा पता चल जाता है, गिनने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वेरीफाई करना ही है तो कर सकते हैं ना कि ये आपका 100% हो गया एट 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी। अब आपको यहाँ पर बोला है कि अगर मैं इसमें से 60% काम करता हूँ और इसमें से 80% काम करता हूँ तो देखो 60% काम करता हूँ तो मैं 12,000 यूनिट बनाऊँगा और अगर 80% काम करता हूँ तो मैं 16,000 यूनिट बनाऊँगा। और यहाँ पर डेप्रीशिएशन का पर यूनिट का कॉस्टिंग दे रखा है 7.5 और 10। तो अगर इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 1,20,000 आ जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1,20,000 ही आ जाता है। और मैंने समझाया था कि अगर ये इक्वल आ जाता है किसी भी दो लेवल पर टोटल कॉस्ट तो डैट मीन्स के वो फिक्स कॉस्ट ही होता है। तो ये लॉजिक अगर आपने पढ़ा है मेरे कोई भी लेक्चर से तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक है गुजराती मीडियम में, यहाँ पर एक ज़ीरो कम है। ठीक है, गुजराती मीडियम में यहाँ पर एक ज़ीरो कम था, नीचे से पता चल जाता है। चलिए कोई बात नहीं, गुजराती मीडियम वाले भी समझ गए होंगे इतना तो। अच्छा, अभी यहाँ पर भी ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बार किए। देखो आपको मैंने बताया हुआ था कि अगर आप 48,000 का खर्चा मतलब 48,000 का यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो 384,000 का आपका खर्चा होता है। फिर अगर आप 64,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो आपका 4,80,000 का खर्चा होता है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर इसका डिफरेंस निकाल लो तो आपका डिफरेंस है 96,000। ओके, ये रुपीस का हो गया और ये यूनिट्स का हो जाएगा। तो यहाँ पर 48,000 में से 64,000 माइनस कर दो। देखो डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ऐसा मत सोचना माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, वरना कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर माइनस में आंसर आ रहा है, आप प्लस में लिख रहे हो। ठीक है, मैं कोई स्टेट थोड़ी करवा रहा हूँ, अकाउंट से। अब 96,000 को 16 से डिवाइड करिए, 6 रुपये आ गया। ओके, ये 6 रुपये आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो मतलब ये यूनिट जो है ना 48,000 का इंटू 6 कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2,88,000। ये अपना वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो इसमें से माइनस कर लो तो आपका फिक्स कॉस्ट आ जाता है 96,000 इज़ अ फिक्स कॉस्ट। अभी मुझे यहाँ पर क्या पूछा है, 75,000 यूनिट्स के अगर मैं उत्पादन करता हूँ मतलब प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरा टोटल खर्चा क्या होगा। तो 75,000 पे पहले ये 6 रुपये का तो खर्चा होने ही वाला है जो वेरिएबल कॉस्ट है ना। 75,000 इंटू 6 4,50,000, मतलब 4,50,000 तो खर्चा है ही है। और फिक्स कॉस्ट जो है वो मेरा यहाँ पर जो हो रहा था वही वापस होगा। ठीक है, वही फिर से होगा 546,000। ओके, तो आंसर इज अ बी। ओके, देखो ये सब चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी फटाफट से मुझे सिर्फ सॉल्यूशन आपको करवाना है। अच्छा, अब देखो ये एक थोड़ा क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती कर सकते हैं। जैसे ये स्टूडेंट ने भी पहले सी टिक कर लिया है, लेकिन आप बाकी ऑप्शन भी वेरीफाई करो। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑल ऑफ द अबव होता है ना तो बाकी ऑप्शन भी चेक करना होता है। ऐसा कभी नहीं होता
कि एक ऑप्शन टिक कर लिया, दिख जा मतलब हाँ मतलब फाड़ो मतलब कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो एकदम सबको पता होगा, बच्चों को पता होगा। लेकिन दूसरी भी तो चीज़ें हैं जहाँ पर बोला है फिक्स एक्सपेंस में से लॉस माइनस करते हैं ना तो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, और फिक्स एक्सपेंस में प्रॉफिट भी ऐड करते हैं ना तो भी कंट्रीब्यूशन ही मिलता है। देखो याद करो, मैंने आपको सिखाया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ओके, तो ये आता है कंट्रीब्यूशन। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो आपको मिलता है या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अगर देखो यहाँ पर लॉस होता है तो लॉस को इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को इसमें प्लस करेंगे तो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता ही आता है। तो फिर ये तो सर तीन राइट हो गया है ना। तो बात यहाँ पर वही है कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब किसी ने सी गलती से टिक कर लिया हो जल्दी में, मतलब होते हैं ना कुछ लोगों को ऐसा जल्दी रहता है, तो वो लोग का गलती हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हो गया, आपको पीवी रेशियो दे रखा है और कुछ तो दे रखा है 75 रुपीज़ सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो 75 का 40% कर लो ना, कितना आता है, 75 का 40% करो तो 30 रुपये। ये 30 रुपये क्या आ गया, मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया बेटा, ये आ गया। अभी उसके बाद आपको क्या बोला गया कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है 2,40,000, तो फिक्स कॉस्ट भी है, तो कितना यूनिट बेचना पड़ेगा। तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ओके। मतलब देखो ये तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पर ऐसा कोई है भी नहीं कि आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आप बहुत बार क्वेश्चनों में लगा चुके होते हैं। ये अपना यूनिट्स आ गया, ये हो गया आंसर सी। चलिए उसके बाद है आपके पास फिक्स कॉस्ट, ओके। फिक्स कॉस्ट है आपके पास 3,90,000 और वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास अवेलेबल है, ब्रेक इवन पॉइंट भी अवेलेबल है। तो बोला क्या है भाई, सेलिंग प्राइस निकाल, ओके। देखो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, है ना, होता है ना। हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट 10,000 है, फिक्स कॉस्ट इज 3,90,000। अभी कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, तो 3,90,000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा सर जी, 10,000 डिवाइड में चला गया, तो ये हो गया 39, ये मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी आपको पता ही है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना। ये 39 आ गया, सेलिंग प्राइस नहीं है वही ढूंढना है, और आपके पास वेरिएबल कॉस्ट इज 18, और ये 18 को सामने में लेके चला जाऊँ तो आंसर कितना आ जाएगा, 39 + 18, ये आ गया 57 रुपीज़, ओके। मतलब ऑप्शन इज ए। चलो ये तो आपके हो गए 15 MCQ। देखो इसमें कितने आपके राइट है, आप मेरे को नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरी चैनल से स्टडी किया है, कहीं से भी स्टडी किया, आपने मेरे एप्लीकेशन से स्टडी किया, चैनल से स्टडी किया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ओके। चलिए अभी यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे देता हूँ। देखो क्या बोला गया कि आपके पास जो मटेरियल है, जो वेजिस है और जो वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब यहाँ से बोलूँ तो 1 2 3 ये सब वेरिएबल ही है, डायरेक्ट लिखा है। टोटल करो 1,50,000, 70,000 और 80,000। तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन रफली करवा रहा हूँ फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट इज 3 लाख, ओके। तो ये सेल्स है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लिया, 2 लाख क्या आ गया मेरा, कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी 2 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया तो इसको डिवाइड करके पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ ना, क्या आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100। तो बोले सर ये 40% इज अ पीवी रेशियो। अभी मुझे क्या निकालना है, समतुद बिंदु, मतलब गुजराती में समतुद बिंदु, इंग्लिश में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000, पीवी रेशियो कितना है, 40%। कितना आ गया, 50,000 डिवाइड बाय 40%, ₹1,25,000, ओके। फिर उसके बाद क्या बोला इन्होंने, उसके बाद बोला भाई कि वेरिएबल कॉस्ट 20% बढ़ा दो। तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट को 20% से बढ़ा देते हैं। चलो वेरिएबल कॉस्ट कितना निकाला, ये तीनों का टोटल कितना निकाला था, 3 लाख निकाला था ना भाई साहब, ये तीनों का टोटल 3 लाख निकाला था ना।
टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसको है ना यहाँ पर 20% बढ़ा दो, मतलब 3 लाख को 20% से बढ़ा दो, कितना आ गया 360, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो सेल्स कितना था अपना 5 लाख, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट क्या आ गया 3,60,000। तो 5 लाख में से 360 माइनस करें तो 1,40,000 क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। और ये 1,40,000 को फिर से डिवाइड कर लो ना इससे, तो मुझे पीवी जरूर मिलेगा, मतलब 1,40,000 डिवाइड बाई 5 लाख इंटू 100, तो पीवी इज 28%। अभी क्या बोला, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है ना, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर इंक्रीज। तो यार देखो यहाँ पर न्यू ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी कर लो। फिक्स कॉस्ट कितना आया आपका, तो फिक्स कॉस्ट आपके पास 50,000 था और ये आपके पास 28%, तो 50,000 का 28% से डिवाइड कर लो तो 17,857.1.43, ये आपका आंसर आ रहा है। हो गया, सिंपल था। अभी इसके बाद आपको क्या बोला गया कि आपके पास यहाँ पर कुछ मंथ का सेल्स दे रखा है, ओके, और बोला क्या गया है कि इतना % कैश में होगा, इतना % जो है वो आपका उधार पे जो होता है उसका 50% आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, 30% उसके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आपको क्या पूछा गया, कौन से मंथ का निकालना है, दिसंबर मंथ का निकालना है, दिसंबर मंथ का, ओके हो जाएगा। देखो सिंपल सा काम है, 8 लाख है सितंबर का, अक्टूबर का 9 लाख है, नवंबर का है 11 लाख और दिसंबर का अमाउंट है 12 लाख। ओके, अब ये जो है वो टोटल सेल्स है, उसमें से क्या माइनस कर ले, कैश, कैश सेल्स, एक सेकेंड, कैश में कैश सेल कितना % है 20%, मतलब 8 लाख का 20% माइनस कर दो तो 1,60,000 आ गया। ये माइनस करके आ जाएगा 6,40,000। 9 लाख का 20% माइनस कर दो तो 7,20,000 आ गया और ये आ जाएगा 1,80,000। 2,20,000 है तो 11 लाख में से 20% मतलब 2 माइनस कर लो तो 8,80,000 आ जाता है, और 12 लाख में से 20% माइनस कर ले तो 9,60,000 आ जाता है, ये 2,40,000 आ जाएगा। अब ये जो आया ना वो क्रेडिट पे बेचा। अब उसमें क्या बोला, 50% हमें नेक्स्ट मंथ में लेना है, 30% उसके नेक्स्ट मंथ, और फिर बाकी बचा 10%, शायद तो नहीं 20% बचा। मुझे दिसंबर का पैसा कितना मिलेगा वो निकालना है। देखो सितंबर का 50% पैसा नेक्स्ट मंथ में, फिर 30% पैसा उसके नेक्स्ट मंथ में, और फिर 20% पैसा दिसंबर में। तो 6,40,000 का 20% करोगे तो 1,28,000 आता है। अक्टूबर में 50% नवंबर में मिलेगा और 30% जो है, मतलब 7,20,000 का 30% है जो 2,16,000 वो दिसंबर में मिलेगा। और लास्ट में जो नवंबर है, नवंबर उसका तो 50% आपको सीधा दिसंबर में ही मिलने वाला, 8,80,000 का 50% कितना आता है 4,40,000। टोटल कर लो 1,28,000, 2,16,000 और 4,40,000, कितना आ रहा है 784। ये आपको उधार में जो बेचा उसका को पैसा मिला वो, और दिसंबर में जो आपने कैश सेल का जो पैसा मिला वो तो आपके पास अवेलेबल है ही। हो गया आंसर, आ जाएगा कंप्लीट। टोटल कर लेना। चलिए आपके पास एक और है जिसमें क्या बोला गया, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंसेस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रोडक्शन यूनिट दे रखा है। तो ढूंढना क्या था भाई, ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, ये यार गुजराती इंग्लिश वाला एक साथ क्यों देते अभी। देखो सेलिंग प्राइस इज 25 और वेरिएबल कॉस्ट इज 12, तो 25 माइनस 12 मतलब ये 13 हो गया, ये कंट्रीब्यूशन हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट द फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, कितना आया 5,20,000 को 13 से डिवाइड कर लो, 5,20,000 को 13 से, सर ये 40,000 आ गया। ये मेरा यूनिट्स था। ओके, फिर उसके बाद
3,90,000 का आपको प्रॉफिट करना है तो नेसेसरी सेल्स पूछा है, तो वही हो गया ना, ब्रेक इवन पॉइंट में जो आप निकालते थे फिक्स कॉस्ट उसमें प्लस कर दो ना प्रॉफिट, क्या दिक्कत क्या है। मैं तो बोलो इससे इजी पेपर ही नहीं हो सकता यूनिवर्सिटी के इतिहास का, है ना। 70,000 फटाफट से हो जाता है पेपर, देख लो। चलिए उसके बाद आपका यहाँ पर ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया, 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे फिक्स और वेरिएबल ढूंढना है। अरे यार ये कितनी बार पूछेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। पहले एक काम कर लो, इसका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस क्या है, 10,500 और 13,500 का डिफरेंस हो गया, ये 3,000 डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर 85,000 और 1 लाख का डिफरेंस हो गया, 15,000 हो गया। ओके 15,000 हो गया। और अगर इसको डिवाइड कर लेते हो ना तो 15,000 डिवाइड बाई 3,000 मतलब 5 रुपीज़ इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। 5 रुपीज़ इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, ₹5 इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे यहाँ से क्या कर देना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा 10,500 इंटू 5 कितना आ गया 52,500। तो मुझे 85,000 में से 52,500 मतलब 32,500 इज़ माई फिक्स कॉस्ट। और यहाँ पर भी चलेगा तो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 13,500 को 5 से मल्टीप्लाई करो 67,500, ये माइनस करोगे तो 32,500, अगेन फिक्स कॉस्ट सेम ही आता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे पूछा है यहाँ पर 75% कैपेसिटी। तो देखो आपको पता है 60% पे अगर मैं 10,500 यूनिट बनाता हूँ तो 70% पे कितना बनाऊंगा, तो 10,500 डिवाइड बाई 60 इंटू 70 तो 10,500 डिवाइड बाई 60% ओके इंटू 70%, अच्छा 12250 ये अपना यूनिट्स आ गया। ठीक है ये यूनिट्स आ गया। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, बिकॉज माई वेरिएबल कॉस्ट इज़ 5। तो 5 रुपीज़, देखो मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपको आंसर बताने के लिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है सिस्टमेटिकली आप जानते ही हो, अभी एग्ज़ाम दे के आए, ठीक है, और सिर्फ आंसर वेरीफाई करवा रहा हूँ। ओके 61250 और 31,500 ये 92750। ओके चलो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है मार्जिन सेफ्टी है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और सेल्स है, नेट प्रॉफिट है। तो देखो यार आपको पता है कि सेल्स इनटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो 15 लाख इंटू 30% इंटू 40% कितना आता है, 15 लाख का 30% और 40% करो तो 1,80,000 आपका आंसर आ जाता है। और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, अब ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, सीधी बात है सर फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट निकालो, या तो एक बहुत सिंपल सा है कि सेल्स कितना है 15 लाख है, उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 30% है, तो 15 लाख का 30% कर दो तो कितना हो जाएगा 4,50,000। ये अपना क्या आ गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसको माइनस कर दो ना, ब्रेक इवन पॉइंट ही आ जाएगा 10,50,000 रुपीज़ में। अच्छा किसी ने फिक्स कॉस्ट निकाल के किया होगा और आंसर ये आया होगा तो कोई बात नहीं, आंसर सही है। फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको दोनों तरीके से बताया था, ये मैंने शॉर्ट में कर लिया। चलिए उसके बाद देखो ये लास्ट तीनों साल के पेपर में ये थियरी है, अगर किसी ने पेपर के सॉल्यूशन अच्छे से किए हैं तो ये तीनों थियरी अच्छे से आ गई होगी। उसके बाद देखो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अभी पूरा पॉसिबल नहीं है कि इतना सॉल्व करवाऊँ 13 मार्क्स का, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आपको बुक्स में मिल जाएगा, बुक्स में जाके उसका आंसर वेरीफाई कर लोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ओके चलिए उसके बाद ये जो फ्लैक्सिबल बजट का क्वेश्चन है वो भी सेम एज इट इज़ डिट्टो बुक से ही है और बुक्स के ही नंबर है, तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, आप जाके बुक्स में वेरीफाई कर लोगे तो भी आंसर पता चल जाएगा। ओके या तो थोड़े दिन में मैं इसका आंसर जो है ना वो मेरी टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अभी। हाँ अभी ये भी एक सॉल्यूशन है जिसका बहुत सिंपल तरीके से पूछा गया है, कोई इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। आपके पास सेलिंग प्राइस है 50, पीवी रेशियो 25% है, तो इसका 25% कर लोगे ना
50 का 25% मतलब हो जाता है 12.5, ये अपना कंट्रीब्यूशन हो गया। ओके, और आपको जो भी पूछा है कि, एक सेकेंड इंग्लिश में आते हैं, नेट प्रॉफिट प्रेजेंट मतलब अभी कितना नेट प्रॉफिट है वो आप बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तब देख लेना। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम लगेगा। अभी मेरा पर्पस था शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ये ऑलमोस्ट बुक के ही क्वेश्चन है लगभग, जहाँ तक मेरे को पता है। तो आप मेरे जो बुक के जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए वहाँ पर भी जाके एक बार चेक कर लेना, मिल जाएगा। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इवन लास्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो मैंने थियरी है वो थियरी भी आपको कल टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने पोस्ट किया था। ठीक है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने आपको बताया था कि बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल, तो देखो ये बेनिफिट ऑफ बजटरी कंट्रोल पहला ही आया और मैंने भी पहला ही दिया था। ठीक है, कंप्लीट। फिर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ सारी थियरी हो सके तो पढ़ के जाना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल से सिग्निफिकेंस भी है। ओके, और ये सारी थियरी ऑलमोस्ट दे रखी थी, तो मतलब पेपर इजी गया था। ओके, चलिए, और ये कंप्लीट हुआ आपका सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।